अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर और हमारे सामने एक डिजिटल मल्टीमीटर है। हर डिजिटल मल्टीमीटर में तकरीबन ये वाला ऑप्शन जो कि कंटिन्यूटी वाला है मौजूद होता है। तो इस डिजिटल मल्टीमीटर में भी जिसका मॉडल आपके सामने है लिखा हुआ है DT9205 उसमें भी कंटिन्यूटी का ऑप्शन जो है आज हम देखेंगे कि इसकी क्या अहमियत है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम मालूम करेंगे कि ये जो डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स में अगर कोई निशानी मौजूद ना हो, जैसा कि यहाँ पे इस डायोड में आप देखें तो एक साइड पे रिंग है इसका बना हुआ, दूसरी साइड सिंपल है। जो रिंग वाली साइड है ये लेफ़्ट वाली वो एन टाइप है और दूसरी जो इसकी साइड है वो पी टाइप है। अगर इसकी कोई ये निशानी मौजूद ना हो, इसी तरह निशानी लेग्स की भी होती है, एक लेग बड़ी होती है दूसरी लेग छोटी होती है, तो हमें एन टाइप और पी टाइप का पता चलता है। अगर लेग्स का कोई फ़र्क ना हो, इसका मॉडल मिटा हुआ हो, इसका रिंग वगैरह ऊपर मिटा हुआ हो, तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे कि इस डायोड की कौन सी साइड पी टाइप है और कौन सी साइड एन टाइप है। और दूसरा ये कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है, इस ट्रांजिस्टर में हम कैसे मालूम करेंगे कि लेग कौन सी पी वाली है कौन सी एन वाली है, और ये भी कि इसका कौन सा पार्ट इमीटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, इसका इमीटर बेस जंक्शन कौन सा है, इसका कलेक्टर बेस जंक्शन कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिजिटल मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए मालूम करेंगे। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मालूम होगा। तो आइए हम देखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी जो नेसेसरी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा ताकि हमारा टॉपिक आसान हो जाए। यहाँ पे देखें डाई के नीचे 2 लिखा हुआ है, मींस डाई का मतलब 2 होता है। डायोड में अगर सिंबल को देखें तो 2 टर्मिनल्स होते हैं या 2 टाइप्स आप कह लें मटेरियल की, एक पी टाइप होती है एक एन टाइप होती है, इसकी वजह से इसका नाम डायोड है। और ये जो पी टाइप होती है ये भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, जो एन टाइप होती है ये भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये इम्प्योरिटी वाले सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर्स नहीं होते। जैसा कि आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये उस तरह नहीं होते, बल्कि इनमें इम्प्योरिटीज़ को शामिल किया जाता है, तो फिर ये पी और एन टाइप बनते हैं जिन्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। इससे बिल्कुल आगे मैंने एक फिगर बनाई है जिसमें मैं ये समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद हों, जिन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उनमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को शामिल कर दिया जाए तो फिर जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो पी या एन टाइप होते हैं। कैसे? सिलिकॉन में अगर एल्यूमिनियम या बोरान जो कि एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है उसको शामिल किया जाए तो सिलिकॉन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 होंगे, जो सिलिकॉन के 4 से तो नहीं 3 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सिलिकॉन का चौथा मौजूद होगा, लेकिन एल्यूमिनियम का क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा तो उसकी जगह वैकेंसी होगी, होल होगा। तो इस तरह ये जो हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को सिलिकॉन में शामिल करवाया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। और इस तरह की डोपिंग के नतीजे में बनने वाला जो मटेरियल है वो पी टाइप मटेरियल कहलाता है और इस मटेरियल में होल्स की ज़्यादती होती है। इसी तरह से अगर सिलिकॉन यहाँ पे प्योर फॉर्म में हो तो इंट्रिंसिक, लेकिन अगर इस सिलिकॉन में कुछ एटम्स फास्फोरस या इस तरह की और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम शामिल कर दें इस सिलिकॉन में, जैसा कि एंटीमनी भी है, तो उसके कुछ एटम्स जब सिलिकॉन में शामिल होंगे तो अब ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा बल्कि इम्प्योर हो जाएगा। और इस तरह जो सेमीकंडक्टर बनेगा, क्योंकि फास्फोरस के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 में से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे सिलिकॉन के साथ, फास्फोरस का एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो दरअसल कंडक्शन का काम करेगा। तो इस तरह से ये जो मटेरियल अब बनेगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं उनकी ज़्यादती होगी। लेकिन एक बात आप नोट करें कि इस प्रोसेस में चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का बनना हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का बनना हो, एटम्स के साथ एटम्स को मैच किया जाता है। इसी तरह सिलिकॉन के एटम्स पड़े होते हैं, उसमें एटम्स को ही मिक्स किया जाता है फास्फोरस के। तो क्योंकि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस वजह से ये जो मटेरियल बनेगा, चाहे यहाँ पे वैकेंसी आपको नज़र आ रही है लेकिन ये आइंस बने हुए नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई खाली स्पेस मौजूद होगी, मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में कोई एक खाली स्पेस मौजूद है।
इसी तरह से ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। मीन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होगा, इसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होगा। और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें जो डोपिंग की जाती है इसे एक्सेप्टर डोपिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है, इसे मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि होल्स मौजूद हैं। और ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें जो डोपिंग की जाती है इसको रिजेक्ट डोपिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखता है। इससे नीचे मैंने एलईडी का सिंबल बनाया है, जो कि डायोड के ऊपर सिर्फ कुछ शुआएँ मैंने ड्रा की हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब इसे दी जाएगी तो ये डायोड लाइट को इमिट करेगा। तो एलईडीज़ आमतौर पे जिन मटेरियल्स की बनाई जाती हैं वो मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। इन मटेरियल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो खारिज करते हैं और लाइट की सूरत में हमें वो एनर्जी नज़र आती है। ऐसे नीचे मैंने लिखा है ट्रांजिस्टर्स, और ट्रांजिस्टर के आगे मैंने लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर। इसकी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मैंने NPN ट्रांजिस्टर को बनाया है, और ये कैसे बना है? ये दो डायोड्स को मिलाने से बना है। यहाँ पे देखें तो ऊपर एक डायोड मौजूद है, इसमें P साइड नीचे की तरफ है और N साइड ऊपर की तरफ है। इसी तरह से ऊपर वाले डायोड की जो P साइड थी उसको नीचे वाले डायोड की P साइड से मैच करवाया, तो ये देखें ये अब P साइड बन गई और ऊपर जो है वो N हो गया, नीचे भी N हो गया। तो इस तरह NPN इसके 3 टर्मिनल्स बन गए। जब हमने दो डायोड्स को आपस में मैच करवाया तो इस तरह 3 टर्मिनल्स बने और 3 हिस्से अब बन गए NPN। ठीक है जी। तो इसी तरह से सिंबल अगर देखा जाए, जो आमतौर पे एक ट्रांजिस्टर बना हुआ होता है तो उसका सिंबल भी यही होता है NPN। अगर दो डायोड्स को मिला दें तो ये वाला NPN ट्रांजिस्टर बनाया जा सकता है। इसी तरह से दूसरी जो टाइप होती है ट्रांजिस्टर की वो होती है PNP। उसको देखें तो वो भी दो डायोड से हम मिला के बना सकते हैं। अगर दोनों डायोड्स की N साइड्स को कॉमन कर दें तो ये N साइड दरमियान में बन जाएगी, इधर भी P होगा इधर भी P होगा, तो PNP एक ट्रांजिस्टर बन गया। और उसका सिंबल हम इस तरह से भी देते हैं। और सिंबल में अगर आप फ़र्क को देखें तो NPN में ये जो एरो का निशान होता है ये इमिटर के ऊपर नीचे की तरफ होता है, और अगर PNP में देखें तो ये जो एरो का निशान होता है इमिटर के ऊपर की तरफ होता है। और इस ट्रांजिस्टर के 3 हिस्से होते हैं, एक को इमिटर कहा जाता है, दूसरे को बेस कहा जाता है, तीसरे को कलेक्टर कहा जाता है। इसी तरह इमिटर, बेस और कलेक्टर। जो इमिटर होता है इसमें डोपिंग का लेवल बहुत हाई होता है, डोपिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जो बेस होता है वो दोनों का थिन होता है और इसका डोपिंग का लेवल भी कम होता है, मीन्स इम्प्योरिटी कम शामिल की जाती है। और जो कलेक्टर होता है ये साइज़ में तो बड़ा होता है लेकिन इसमें इम्प्योरिटी का लेवल कम होता है। और ये कि ये जो ट्रांजिस्टर्स का नाम है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर, ये क्यों रखा गया है? जब हम इसे करंट देते हैं तो इमिटर बेस के ऊपर जो रेजिस्टेंस होती है या पोटेंशियल बैरियर होता है वो कम हो जाता है, लेकिन बेस कलेक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो बढ़ जाता है। मीन्स इसकी रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाती है बेस कलेक्टर जंक्शन के ऊपर। तो इमिटर बेस जंक्शन की रेजिस्टेंस क्योंकि बेस कलेक्टर जंक्शन पे शिफ्ट होती है तो हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, और इस वजह से इसका नाम हम रखते हैं ट्रांजिस्टर्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर लें वो ये कि ये जो डायोड है ये मजबूर करता है करंट को कि वो एक सिमत में चले। अगर तो वो P से N साइड पे चल रहा होगा करंट तो उसे अलाउ करेगा कि आप जा सकते हो, लेकिन अगर वो N से P साइड की तरफ चलेगा तो फिर ये उसे ब्लॉक करेगा, ये उसे नहीं जाने देगा। तो इस तरह से ये रेक्टिफायर का काम भी करता है। मीन्स अगर ट्रू कनेक्शन करवाया जाए तो फिर ये फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में आता है और करंट को अलाउ करता है जाने देना, लेकिन अगर इसका दूसरा फॉल्स कनेक्शन कराया जाए तो फिर ये करंट को अलाउ नहीं करता जाने देना और करंट को ये ब्लॉक कर देता है। तो क्योंकि दूसरा हमने डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ करना है, आप उसे थोड़ा सा देख लें। ये जो नॉब है ये कंटिन्यूटी के ऊपर मौजूद है, ये बटन उसका पावर ऑन ऑफ बटन है। इधर देखें तो ये रेड वाली नॉब वोल्ट या ओम पे मौजूद है, दूसरी कॉमन होती है, ये यहीं पे रहती है ब्लैक वाली। लेकिन अगर हमने करंट कम रेंज वाला फाइंड आउट करना हो तो इस रेड वाली को उतार के हम यहाँ मिली एम्पेयर पे लगा लेते हैं और नॉब को इधर हम सेट करते हैं मिली एम्पेयर्स वाली।
रेंज में हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर हमने बड़ी रेंज का करंट फाइंड आउट करना हो एम्पियर्स में, तो इस रेड वाली नॉब को एम्पियर्स पे लेके इधर बड़ी रेंज में करंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहरहाल हमने क्योंकि कंटिन्यूटी के ऑप्शन को इस्तेमाल करना है, हमने करंट्स वाले ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करने हैं, इस वजह से ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक किया हुआ है। ये वाली नॉब कॉमन के ऊपर है और दूसरी नॉब वोल्ट या ओम के ऊपर मौजूद है। तो इस तरह से मेरे पास ये दो नीडल्स हैं, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये ऑन कंडीशन में अगर देखें कंटिन्यूटी के ऑप्शन के ऊपर तो 1 आपको शो करा रहा है, और इस 1 का मतलब क्या होता है कि इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मौजूद है। या आप इसे ओपन सर्किट भी कह सकते हैं, या आप इसे कट ऑफ कंडीशन भी कह सकते हैं कि इस वाली नॉब का इस वाली नॉब के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। इसी तरह अगर मैं इन्हें मिलाता हूँ आपस में, तो आप देखें ये कुछ नंबर शो करा के 0 पे आ गया, मीन्स ये जो अब सर्किट है ये आपका क्लोज्ड हुआ है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है। इसके दरमियान किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ज़ीरो रेजिस्टेंस है। तो आपको पता चला अगर 1 कंडीशन हो तो इन्फिनिट रेजिस्टेंस, और अगर इसकी ज़ीरो कंडीशन हो और इस तरह कोई आवाज़ दे और रेड लाइट भी शो कराए, तो इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट हैंड में ब्लैक वाली या कॉमन वाली नॉब है और दूसरे में रेड वाली नॉब मौजूद है। हम सबसे पहले नंबर पे वायर्स को देखते हैं कि वायर्स दरमियान में ठीक हैं या कटी हुई है। अगर इस वायर को मैं देखूं, एक नॉब मैं एक एंड पे लगाऊं और दूसरी नॉब दूसरे एंड पे, तो मीटर हमें कुछ इस तरह की वैल्यू शो करता है। मीटर हमें बता रहा है कि सर्किट शॉर्ट हो गया है, या दूसरा इसका मतलब है कि इन दो नॉब्स के दरमियान में किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। और तीसरा इसका ये भी हम मतलब ले सकते हैं कि हमारी जो वायर है वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में मौजूद है, इसमें किसी किस्म का कोई कट मौजूद नहीं है। अगर इस तरह से मैं दूसरी वायर को लेता हूँ और इधर से चेक करता हूँ, मीटर के ऊपर जो वैल्यू है वो 1 ही है, मीटर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब ये जो दो नॉब्स हैं मेरी लेफ़्ट और राइट हैंड वाली, इसके दरमियान में इन्फिनिट रेजिस्टेंस मौजूद है। दूसरा मतलब हम ये ले सकते हैं कि सर्किट कट ऑफ कंडीशन में है या ओपन कंडीशन में है। तीसरा मतलब हम ये ले सकते हैं कि ये जो वायर है ये दरमियान में डिसकंटिन्यू है, या ये वायर ख़राब है। अच्छा जी, अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं रेजिस्टेंसेस को। अगर मैं ये रेजिस्टेंस उठाऊं जो कि 100 ओम की है, इसको मैं चेक करूं तो इस तरह से जो वैल्यू है 98 आती है। ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे वैल्यू 98 आई, मतलब ये है कि कोई ना कोई वैल्यू आई, तो ना ये सर्किट शॉर्ट है ना ये सर्किट ओपन है, बल्कि इसकी जो नंबर है वो ये शो कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इसी तरह से अगर मैं ये रेजिस्टेंस लेता हूँ जो कि 3000 ओम की है, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो वैल्यू शो होती है वो 1122, मीन्स कि रेजिस्टेंस की ओरिजिनल वैल्यू तो शो नहीं हुई, लेकिन ये इंडिकेशन हमें ज़रूर मिल गई है कि ना तो सर्किट ओपन है ना ही बिल्कुल शॉर्ट है। तो आप ये भी यहाँ से नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस के केस में कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो तो फिर उसकी वैल्यू ये कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे देता है डिजिटल मल्टीमीटर। लेकिन अगर हाई रेजिस्टेंस हो तो उसके लिए ये उसकी वैल्यू तो नहीं देता एक्यूरेट, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि ना सर्किट शॉर्ट है ना सर्किट ओपन है, बल्कि ये इंडिकेट करता है कि सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मौजूद है। अब हम तीसरे नंबर पे देखते हैं कि एलईडीज़ को कैसे चेक किया जाता है कि उसकी पी टाइप और एन टाइप साइड कौन सी है। एलईडीज़ में आमतौर पे ये निशानी होती है, उसकी एक जो लेग है वो छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है, लेकिन फ़र्ज़ करें ये फ़र्क ख़त्म हो जाए या इनकी लेग्स टूट जाएँ, छोटी बड़ी हो जाए बड़ी छोटी हो जाए, तो फिर कैसे मालूम करेंगे? फिर इस तरह मालूम करेंगे कि एक जो है इसकी लेग को हम एक एंड पे, दूसरी लेग को दूसरे एंड पे लगाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब इन्फिनिट रेजिस्टेंस है दरमियान में, इसका मतलब हमने ये तारें उलट लगाई हुई हैं। अब हम इसे सीधा करके देखेंगे ऐसे। जब हमने ऐसे किया तो यहाँ पे आप देखें वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये कनेक्शन हमने ठीक किया। तो नेगेटिव वाली ब्लैक वाली या कॉमन वाली वायर यहाँ पे लगाई तो इसकी वैल्यू आई, इसका मतलब ये जो इसकी लेग है लेफ़्ट वाली, ये लेग एन वाली है
और जो दूसरी लेग है ये वाली लेग उसकी पी वाली है। तो इस तरह एन और पी टाइप का हमें पता चल जाता है। अब एक और एलईडी लेते हैं, ये वाली। देखें, इसमें एक लेग पे मैं लगाता हूँ और दूसरी लेग पे दूसरी नॉब को लगाते हैं, वैल्यू नहीं आई। इसी तरह से इसको मैं उलट करता हूँ, ऐसे लगाता हूँ, अब देखें तो अब भी वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब ये है कि ये एलईडी ख़राब है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि डायोड ये हमारे पास मौजूद है। इसमें आप देख लें, इस डायोड के ऊपर ना तो कोई मॉडल लिखा हुआ है और ना ही इसमें रिंग्स मौजूद हैं जिससे पता चलाया जा सके कि कौन सी इसकी साइड एन वाली है या कौन सी पी वाली है। लेकिन एक बात इसमें मौजूद है, ये बड़े वाली टांग एक है। बड़ी और छोटी टांग के ज़रिए से भी हम पता कर सकते होते हैं कि इस डायोड की कौन सी साइड पी है, कौन सी एन है। लेकिन फिर भी अगर यकीन नहीं आता तो हम डिजिटल मल्टीमीटर से भी मालूम कर सकते हैं। इसमें मैं इसकी ये जो छोटे वाली लेग है वो यहाँ पे लेफ़्ट पे रखता हूँ और बड़े वाली लेग राइट पे रखता हूँ और देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये छोटे वाली लेग मैंने इधर रखी। हो सकता है इस डायोड की लेग टूट भी गई हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने चेक किया तो किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं आई। इसी तरह मैं दोबारा इस तरह करके चेक करता हूँ, तो अब देखें इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये कनेक्शन ठीक है। ठीक का मतलब ये हुआ, ये कॉमन वाली इस लेग के साथ जुड़ी हुई है, तो ये वाली लेग एन टाइप है और जो दूसरी लेग है वो पी टाइप है। मीन्स ये बड़े वाली जो लेग यहाँ मौजूद है ये एन वाली है और दूसरी पी वाली है। इसी तरह से अगर ये डायोड मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि रिंग मौजूद है इसमें, तो रिंग वाली साइड एन वाली ही होती है। अब अगर मैं चेक करता हूँ इस डायोड को, तो इस डायोड में आप देखें ये जो एन वाली साइड है ये क्योंकि प्लस वाले के साथ है और दूसरी जो है वो पी वाली नेगेटिव के साथ है, तो वैल्यू नहीं दे रहा है मीटर, मीन्स इन्फिनिट रेजिस्टेंस। लेकिन अगर इस तरह से मैं लगा लूँ, ये जो एन वाली रिंग वाली साइड है वो इस ब्लैक के ऊपर और जो ये रेड वाली है वो दूसरे पी के ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ गई। मीन्स ये जो रिंग वाली साइड है जिसका हमें पहले से मालूम भी था कि ये एन टाइप है, अब वो कन्फर्म हो गई कि वो एन टाइप है और दूसरी जो है वो पी टाइप है। अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर्स को। अब ट्रांजिस्टर्स की क्योंकि 3 होती हैं लेंथ्स, लेकिन जी एक बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ये कि या तो ये ट्रांजिस्टर NPN होगा या PNP होगा, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता। अगर ये NPN हुआ तो फिर 2 लेग्स N वाली एक P वाली होगी, अगर PNP हुआ तो फिर 2 लेग्स P वाली और एक N वाली होगी। लेकिन इसको चेक करने से पहले आपको एक बात बड़ी अच्छी तरह रिमाइंड करनी चाहिए, वो ये कि जब हम डायोड को चेक कर रहे थे, उस चेक करने के दौरान हम इस ब्लैक वाली या कॉमन वाली मीटर की रॉड को इस रिंग वाली साइड पे मींस एन टाइप पे लगाते थे और उधर से जो इसकी डायोड की पी साइड है जो कि सिंपल है वो दूसरी साइड पे लगाते थे। तो उस वक्त क्या है, उस वक्त हमारे पास मीटर वैल्यू देता था और अगर वो वैल्यू देता था तो इससे कन्फर्म हो जाता था कि कनेक्शन ठीक किया हुआ है और ये कन्फर्म हो जाता था कि इसकी जो ये वाली साइड है ये एन वाली है ब्लैक वाली और ये जो रेड वाली साइड है ये वाली डायोड की ये पी वाली है। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो भी दो डायोड से मिलके बने हुए होते हैं, तो उनमें भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अब देखें तो ये इसका कट वाला फेस जो है वो मेरे सामने मौजूद है और इसमें मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर की इस साइड पे जो कि इसकी लेग है लेफ़्ट वाली, वहाँ पे मैंने ब्लैक वायर रखी और दूसरी के ऊपर मैंने ये रेड वायर रखी। तो यहाँ पे देखें आपके पास किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं आई है। जब किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं आई है तो अभी तक हमारा आइडेंटिफिकेशन का काम नहीं हुआ है। अब मैं ये करता हूँ, इस ब्लैक को यहीं पे रहने देता हूँ, चेंज कराता हूँ दूसरी वायर को। अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे रखा तो अब भी किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं आई, मीटर पे 1 है। इसका मतलब है अभी भी कोई काम नहीं हुआ। अब मैं ये करता हूँ कि ये जो ब्लैक वाली है इसको चेंज करता हूँ, मैं इस लेग पे फ़र्ज़ कर ले आता हूँ यहाँ पे और फिर मैं ऐसे चेक करता हूँ, ठीक है, कोई वैल्यू आई नहीं आई, यहाँ पे किया कोई वैल्यू आई नहीं आई।
अब इस ब्लैक वाली को इस लेग पे मैं रखता हूँ, दरमियान वाली पे, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे रखा दरमियान वाली लेग के ऊपर और फिर मैंने इसे देखा, कोई वैल्यू आई? जी बिल्कुल, यहाँ पे 475 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दो लेग्स कन्फर्म हो गई डायोड की तरह। ये एक ऐसा डायोड है जिसमें ये वाली साइड जो है वो N वाली है और ये वाली जो साइड है वो P वाली है। ठीक है जी, ये तो कन्फर्म हो गया ना कि ये वाली साइड N वाली है और ये वाली साइड P वाली है। अब एक तीसरी लेग रह गई जो कि यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट वाली है। इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इधर ऐसे यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दरमियान में N है और लेफ़्ट साइड पे भी P है। तो अब तीनों लेग्स इसकी कन्फर्म हो गई कि ये P है, ये N है और ये वाली लेग जो है वो P है। तो ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। मेरे पास ये एक और भी रजिस्टर था NPN, इसे मैं चेक करके दिखाता आपको, लेकिन इसकी एक लेग जो है वो पहले ही टूट गई है तो इस वजह से इसे फिर मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये तो अब मालूम हो गया ना कि किसी भी दो लेग्स पे अगर आप नॉब्स को रखें मीटर की और डिजिटल मल्टीमीटर की वैल्यू आ जाए तो वो दो लेग्स तो कन्फर्म हो जाती हैं कि कॉमन वाली के साथ, जो कॉमन वाली या ब्लैक वाली नॉब है उसके साथ जो होगी वो N टाइप होगी और दूसरी रेड वाली के साथ P टाइप होगी। लेकिन जो तीसरी लेग होती है उस तीसरी लेग को फिर कंफर्म करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर इन दो नॉब्स में से किसी एक नॉब को रहने दें, दूसरी नॉब को चेंज करवा के यहाँ पे रखें, वैल्यू आ जाए तो फिर वो भी कंफर्म हो जाती है। अगर ना आ रही हो वैल्यू तो फिर जिस नॉब को आपने उठा के इधर रखा था उसको वहीं पे रहने दें, दूसरी को उठा के इधर रखें, फिर वैल्यू आ जाएगी। तो तीनों जो लेग्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन जी आपको अभी तक ये पता चला है कि इन लेग्स में से N वाली कौन सी है और P वाली कौन सी है, और दूसरा ये पता चला है कि ये NPN है कि PNP ट्रांजिस्टर है। तो ये जो है एक PNP ट्रांजिस्टर है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इसमें इमीटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। बेस का तो हमें पता होता है कि जो सिंगल टाइप होती है सेमीकंडक्टर की वो बेस होता है इसमें, क्योंकि PNP है तो N वाला जो है वो बेस होगा। लेकिन जो कलेक्टर और इमीटर होते हैं वो तो एक टाइप के होते हैं, तो इमीटर कौन सा है कलेक्टर कौन सा है हमें नहीं पता। तो उसका पता भी हम इसी कंटिन्यूटी के ऑप्शन से कर सकते हैं। वो इस तरह के ये जो दरमियान वाली लेग है जो कि N वाली है वहाँ पे हम कॉमन वाली वायर लगाते हैं और दूसरी लेग के ऊपर यहाँ पे रेड वाली वायर लगाते हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है 473। ठीक है, दोबारा से लगाएं तो तकरीबन इतनी ही वैल्यू 473 या 74 हमें मिलेगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी ये वाली जो लेग है यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो वैल्यू मिलती है हमें 471। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यू 473 मिलती है, उधर 471 मिलती है। तो जहाँ पे वैल्यू बड़ी होगी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्योंकि शो हो रही होती है, एक्यूरेट रेजिस्टेंस की वैल्यू तो नहीं है जो यहाँ पे शो हो रही है लेकिन इंडिकेशन ज़रूर है। तो मीटर ने हमें ये बताया कि इन दो टर्मिनल्स के दरमियान 474 है तो मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और ये जो दो टर्मिनल्स हैं इनके दरमियान 471 है तो इसका मतलब है 471 कम वैल्यू है। तो डिजिटल मल्टीमीटर की जब कॉमन वाली वायर यहाँ पे लगी हुई थी जिसका हमें पता भी है कि ये बेस है, हम मालूम कर रहे थे कलेक्टर और इमीटर कौन सा है। रेड वाली वायर को जब हमने इधर लगाया तो 474 की वैल्यू शो हुई और जब इधर लगाया तो 471 की वैल्यू शो हुई। तो क्योंकि इमीटर का डोपिंग लेवल हाई होता है तो इमीटर और बेस का जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी ज़्यादा होता है, और मीटर क्योंकि इंडिकेशन दे रहा होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को तो वो इमीटर बेस जंक्शन के ऊपर ज़्यादा इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को, और बेस कलेक्टर के ऊपर कम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मीटर एक्यूरेट रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बताता, लेकिन फिर भी वो शो ज़रूर करता है कि कहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। तो
इमिटर बेस जंक्शन अब ये वाले हुए, ये बेस हुआ, ये इमिटर हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 474 473 या 474 की वैल्यू आई जो कि बड़ी थी, और ये जो दो लेग्स हैं इसके ऊपर हमने देखा 471 की वैल्यू आई, मीन्स कम रेजिस्टेंस, क्योंकि कलेक्टर का जो डोपिंग लेवल होता है वो कम होता है, तो बेस और कलेक्टर का जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी कम होता है। इस वजह से मीटर ने इंडिकेट किया कि यहाँ की रेजिस्टेंस कम है। तो अब ये कन्फर्म हो गया कि ज़्यादा वैल्यू वाला जो टर्मिनल है वो इमिटर है, डोपिंग लेवल हाई होने की वजह से पोटेंशियल बैरियर इसका ज़्यादा है, और जो ये वाला टर्मिनल है जिसके ऊपर वैल्यू हमें कम मिली, तो ये डोपिंग लेवल कम होने की वजह से पोटेंशियल बैरियर कम था तो वैल्यू कम मिली, तो ये जो है वो कलेक्टर है। तो इस तरह से ये जो जंक्शन है ये इमिटर बेस जंक्शन हुआ, और ये जो जंक्शन है वो बेस कलेक्टर जंक्शन हुआ। लेकिन एक बात आप नोट कर लें, यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को मीटर ने शो किया है, यहाँ पे 474 और इन दो के दरमियान 471, तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये एक्यूरेट रेजिस्टेंसेस की वैल्यू नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ यहाँ पे बहुत हाई होती हैं, तो इसे सिर्फ मीटर इंडिकेट करता है कि ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे कम है, लेकिन रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू को यहाँ पे जो मीटर है वो कंटिन्यूटी के ऑप्शन के ऊपर नहीं बता रहा होता।